नमस्कार। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आजकल हम आसपास जिससे भी बात करते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, जिससे भी बात हो रही है, वो यही कह रहा है कि नॉर्मल मोड पर लौट रही थी जिंदगी, फिर से ब्रेक लग गया, ये फिर से कोई एक वेरिएंट आ गया है और ये कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी बोल दिया इसे डब्ल्यूएचओ ने। इसके बाद जी, आप भारत पर किस तरह का और कितना रिस्क देख रहे हैं? सबसे पहली चीज कि ये वेरिएंट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये क्या है। देखिए, वायरस जो है वो अमाइनो एसिड्स से बना होता है। हजारों लाखों अमाइनो एसिड्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिससे उसका डीएनए बनता है। उस सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज आ जाए तो उसको एक वेरिएंट कहते हैं। अब जो ये चेंज आएगा, ये जिस एरिया में आया है वो एरिया वायरस की जिस प्रॉपर्टी को गवर्न करता है उस प्रॉपर्टी में वो चेंज ला सकता है। ये चेंज हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है कि वायरस कम खतरनाक होगा और हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है कि वायरस ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिससे वायरस चेंज होता है लेकिन कोई हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं होता, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया जाता है, या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं कहते हैं। पता नहीं कितने वेरिएशन हुए हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन जहां थोड़ा बहुत खतरा नजर आता है उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया जाता है। और जब कुछ ऐसे आसार नजर आते हैं जहां डब्ल्यूएचओ को लगता है कि नहीं, ये वाला वेरिएंट हमारे लिए खतरा है या खतरा बन सकता है, तो वो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम देते हैं। इस ओमिक्रॉन के संदर्भ में जो देखा गया वो दो चीजें बड़ी भिन्न थी। एक तो जो म्यूटेशंस का नंबर देखा गया वो बहुत ज्यादा था। इससे पहले म्यूटेशंस हुए, 2 म्यूटेशन हुए, 4 जगह चेंजेस हुए, इसमें बहुत सारी जगह पे चेंजेस आए। ये एक मेजर डिफरेंस था। और दूसरा जिसकी वजह से सब लोग भयभीत हुए कि जो स्पाइक प्रोटीन है वायरस का, स्पाइक प्रोटीन वो एरिया है जहां स्पाइक्स हैं जिसकी मदद से वो वायरस हमारी सेल्स से चिपकता है और सेल्स के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है। तो वो स्पाइक प्रोटीन उसका सबसे अहम एरिया है और 30 से ऊपर चेंजेस स्पाइक प्रोटीन में देखे गए, जिसके 2 इमीडिएट कंसर्न लोगों के दिमाग में आए। एक तो अगर ये स्पाइक प्रोटीन में चेंज आ गया तो ये क्या बहुत तेजी से हमारी सेल्स के अंदर जाएगा, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये एक मेजर कंसर्न आया। और दूसरा जो बहुत ही प्रैक्टिकल कंसर्न था कि हमारी ज्यादातर वैक्सीन जो हैं इस समय वो स्पाइक प्रोटीन को मद्देनजर या सेंटर में रख के स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बनी है। तो एकदम से एक भय आया कि अगर उसने स्पाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया तो क्या हमारी सारी वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाएंगी। तो ये सारे सवाल तुरंत उठे, जिसकी, और ये अफ्रीका में बहुत तेजी से फैला। वहां एक हफ्ते के अंदर उनके केसेस की संख्या कई गुना बढ़ गई। तो इन सब मुद्दों को नजर में रखते हुए डब्ल्यूएचओ ने 2 दिन के अंदर 24 नवंबर को यह रिपोर्ट हुआ और 26 नवंबर को डब्ल्यूएचओ ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया। अब आज क्या स्थिति है? किसी भी वेरिएंट के 4 मुद्दे होते हैं जो हमें नजर में रखने हैं। नंबर 1, उसकी इन्फेक्टिविटी कम है या ज्यादा है, आई इन्फेक्टिविटी। नंबर 2, उसकी विरुलेंस यानी कि उसकी तीव्रता, वो बीमारी माइल्ड करता है या तेज करता है। नंबर 3, उसकी लिथैलिटी यानी वो मृत्यु कितनी कॉज करता है। और नंबर 4, वैक्सीन को वो ओवरकम करता है कि नहीं। अब इन 4 मापदंडों पे अगर हम ओमिक्रॉन को टेस्ट करें तो पहले सवाल का जवाब मिल गया है कि यह उससे बाकी वेरिएंट से 5-6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इट्स हाईली इन्फेक्शियस। जो दूसरा सवाल है कि विरुलेंस कितनी है, जो इनिशियल सिग्नल, देखिए अभी कुल केसेस 1000-1200 के करीब हुए हैं दुनिया में और टोटल एक्सपीरियंस जो है वो अभी 2 हफ्ते के आसपास का ही है। तो ये बहुत जल्दी है अभी इस पे कोई फाइनल आंसर कहना, लेकिन जो इनिशियल सिग्नल्स हैं वो ये कहते हैं कि शायद, मैं रिपीट करूंगा, शायद यह माइल्ड डिजीज कॉज करेगा। तीसरी चीज की लिथैलिटी, अब तक जो 1000-1200 केसेस रिपोर्टेड हैं उनमें एक भी डेथ अभी रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये बहुत अर्ली है कुछ भी कहना।
वैक्सीन के बारे में ये देखा गया कि जिन लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी थी, उनमें जब इन्फेक्शन होता है, जिसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं, उसका इंसिडेंस 3-4 गुना इसमें देखा गया। यानी ये वायरस वैक्सीन को बाकी वायरस, ऐसा नहीं है कि डेल्टा वैक्सीन उसको इवेड नहीं करता, डेल्टा वैक्सीन में भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन थे, बट इसमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन डेल्टा के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा देखे गए। लेकिन वो सारी माइल्ड डिजीज हो रही है, तो ये बीमारी को होने से शायद उतना इफेक्टिवली नहीं रोक पा रहा है, लेकिन बीमारी को माइल्ड कर रहा है कि नहीं, ये फाइनल आंसर अभी आना बाकी है। तो कुल मिला के हम अभी ओमिक्रॉन के बारे में बहुत ही माइन्यूट नॉलेज जानते हैं, और इसीलिए हम सब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि यह एक चिंता का विषय है, लेकिन पैनिक का विषय हरगिज नहीं है। यह हमें ये कहता है कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रखिए, ताकि इसको फैलने से रोका जाए। साइंटिस्ट लोग कंटिन्यूसली इसको स्टडी कर रहे हैं। चंद हफ्तों में जो बाकी बचे हुए सवाल हैं, उनके जवाब हमको मिल जाएंगे। जी, सिम्टम्स में कुछ फर्क होगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दी जुकाम वैसे ही हो रहा है, जो लास्ट ईयर भी इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, तो सिम्टम्स कुछ डिफरेंट होंगे ओमिक्रॉन वर्सेस जो पहले वेरिएंट्स थे? जो अभी तक साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जो 22-23 केसेस हमारे देश में रिपोर्टेड हैं अब तक, उनके सिम्टम्स में ये है कि एक तो इसमें जो यूआरआई, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे गले में खराश होना, वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। सीवियर एग्जॉस्शन यानी कि शरीर का टूटना, वो काफी लोग मतलब उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। जो लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, वो उनका नंबर बहुत कम है। आईसीयू में अभी तक बहुत कम पेशेंट्स गए हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम को हुई है, और डेथ अभी तक कोई नहीं हुई है। तो कुल मिला के एक खबर ये भी आई है कि इसका एक सीक्वेंस जो वायरस होता है, जो फ्लू यानी कि हमारा नॉर्मल वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, कुछ सीक्वेंस उसके सीक्वेंस से मैच कर रहा है। तो कहीं हो सकता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह बिहेव करने लगे। तो ऐसा शुरुआती सिग्नल्स ऐसे हैं, बट मैं पुनः कहूंगा कि अभी फाइनल आंसर अगले 3-4 हफ्ते में क्लियर होगा। जी, सीजनल फ्लू के लिए भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा म्यूटेट करता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसलिए इसकी जो वैक्सीन है वो बार बार उसको मतलब बनाना पड़ता है, बार बार उसको डेवलप करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द म्यूटेशंस। तो क्या हम अभी जो वैक्सीन ले रहे हैं उसके साथ भी ऐसा कुछ करना होगा? जी, फ्लू में देखिए 2 चीजें होती हैं। एक तो फ्लू का एक वायरस नहीं होता, वो पूरी फैमिली ऑफ वायरसेस हैं, और वो भी म्यूटेट करते रहते हैं। इसलिए जो उसकी वैक्सीन होती है वो पॉलीवेलेंट वैक्सीन होती है, यानी उसमें कई वायरसेस का मटेरियल मिला करके उसको बनाया जाता है, ताकि आपको एक वाइड रेंज ऑफ वायरसेस के खिलाफ रेजिस्टेंस मिल सके, और हर साल उसका एक नया वर्जन आता है पिछले वर्ष देखे गए वायरसेस के अनुसार, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट करता रहता है। अब अभी कोरोना ने म्यूटेट तो कर रहा है और करता भी रहेगा आगे। अब वो इतना म्यूटेट कर जाएगा कि जो अवेलेबल वैक्सीन हैं, चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, या बाकी वैक्सीन हो, इन सबको टोटली इवेड कर जाएगा, या वो पार्शियल रेजिस्टेंस दिखाएगा, या वो अल्टीमेटली टोटली सेंसिटिव रहेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, इनिशियल सिग्नल्स गलत है। नेहा जी, ये सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। आज कैटेगोरिकली कुछ भी कह पाना असंभव है। हाँ, एक चीज बड़ी अच्छी है कि साइंटिस्ट जो हमारे वैक्सीन कंपनियों के हैं, वो कॉन्स्टेंटली इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, और उन्होंने कई बार ये बड़ा रीएश्योरिंग जवाब दिया है कि अगर कल को कोई वायरस आया भी जो पूरी तरह से म्यूटेटेड है, तो उसको अब चूंकि सारी टेक्नोलॉजी, सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, तो उसके खिलाफ इफेक्टिव वैक्सीन लाने में अब उतना समय नहीं लगेगा जितना कि हमको लास्ट ईयर पहली वैक्सीन लाने में लगा। जी, बूस्टर डोज से कोई फर्क पड़ेगा, बचाव होगा? या ये एक बहुत हॉटली डिबेटेड टॉपिक है। मैं आपको 2 चीजें बताऊं, एक है थर्ड डोज और एक है बूस्टर डोज। ये दोनों ना थोड़े अलग अलग हैं। देखिए, जब हम फर्स्ट डोज देते हैं तो हमारा बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, रिस्पॉन्स थोड़े लेवल का होता है। कुछ समय के बाद हम एक सेकेंड डोज देते हैं
तो बॉडी को जो सेकंड चैलेंज मिलता है, तो हमारी सेल्स में जो मेमोरी होती है वो मेमोरी कहती है अरे ये चैलेंज फिर आ गया, और इस बार वो ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्स माउंट करती है, जिससे सेकंड डोज के 2-3 हफ्ते के बाद जाके हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्स आ पाता है। कुछ लोगों में जैसे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब किसी भी कारणवश उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, अब वो चाहे कैंसर के पेशेंट हो, चाहे वो स्टीरॉइड्स ले रहे हों, या कोई दूसरी दवाइयां, जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं जो इम्यूनिटी कम करने वाले, या बहुत ही एडवांस्ड किसके डायबिटिक्स हैं, बहुत एल्डरली लोग हैं, या कोई और जिनको बड़ी क्रॉनिक बीमारी है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है। तो ये सारा एक बड़ा ग्रुप होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों का। इनको जब वैक्सीन लगती है तो ऐसा देखा गया कि इन लोगों में 2 वैक्सीन से वो रिस्पॉन्स नहीं आ पाता जो एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट नॉर्मल पर्सन में आता है। तो इन लोगों के लिए कहा गया कि इनको 2 डेज के बाद एक थर्ड डोज भी लगाना चाहिए, जिससे पहली से इम्यूनिटी आई वो सेकंड में बढ़ी, लेकिन सेकंड से इम्यूनिटी आई वो थर्ड में बढ़ जाए, तो शायद थर्ड डोज के एंड में इनमें वैसा रिस्पॉन्स आ जाएगा जैसा बाकी पॉपुलेशन में 2 डोज के एंड में। इसको हम कहते हैं थर्ड डोज। ये थर्ड डोज है जो एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोगों को जरूरत होती है। दूसरा है मेरे आपके जैसे नॉर्मल लोग जिनको 2 डोज मिल चुकी हैं, जिनमें प्रॉपर रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है कि हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि 6 महीने के बाद वो एंटीबॉडी लेवल्स कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। हाँ। और जैसे मैं हूं, अब मैं डॉक्टर हूं, अपने पेशे के तहत मैं आने वाले हफ्तों में कई पॉजिटिव पेशेंट्स को एक्सपोज होऊंगा, तो मेरा वायरल लोड, वायरल एक्सपोजर काफी होगा। तो अगर मेरे एंटीबॉडी लेवल्स फॉल कर रहे हैं और मुझे एक बूस्टर डोज इस समय दे दी जाए जिससे मेरे एंटीबॉडी लेवल्स फिर से बढ़ जाएं, तो मेरा प्रोटेक्शन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो बूस्टर डोज वर्ड है, ये हम हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, वो लोग जो अदरवाइज नॉर्मल हैं, लेकिन चूंकि उनको 6, 8, 9, 10 महीने हो गए हैं और शायद उनके एंटीबॉडी लेवल्स कम हो गए होंगे, तो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दिया जाना। ये भी कहा जा रहा है कि 80% इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, 80% पॉपुलेशन में ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी भी अचीव कर ली गई है। फिर वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी टर्म भी यूज करते हैं कि इसकी वजह से भी, तो इन सब चीजों से कुछ फर्क पड़ेगा ओवरऑल सिनेरियो में? देखिए, जब हमारा सेकेंड वेव हुआ था तो सेकेंड वेव में पहली बात तो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ था सिम्टोमेटिक, और मुझे लगता है कि हर सिम्टोमेटिक बंदे के पीछे कई सारे एसिम्टोमेटिक लोग थे जिनको पता नहीं लगा कि उनको इन्फेक्शन है, लेकिन उनको इन्फेक्शन हुआ और उससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप हुई होगी, जो हमें सीरो सर्वेस से पता लगता है। हाँ। और देश के कई हिस्सों में आईसीएमआर और दूसरी एजेंसी द्वारा किए गए सीरो सर्वेस में 70 to 80%, कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 80% पॉजिटिविटी लेवल्स रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद हमारे देश में बहुत तेजी के साथ टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, और आज 50% एलिजिबल पॉपुलेशन को दोनों टीके लग चुके हैं और 85% एलिजिबल पॉपुलेशन को कम से कम एक टीका लग चुका है, जो जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पहले ही इम्यूनिटी थी इन्फेक्शन होने की वजह से, और उन लोगों के लिए वैक्सीन एक बूस्टर का काम करेगी, क्योंकि उनका सिस्टम ऑलरेडी प्राइम्ड था और उसके ऊपर आपने वैक्सीन दी तो वो एक बूस्टर का काम करेगी। तो ये दोनों चीजें, एक तरफ जो इम्यूनिटी पिछले सेकेंड वेव के इन्फेक्शन से हुई है और दूसरी तरफ जो वैक्सीन इंड्यूस्ड है, ये दोनों मिला के हमारी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को अच्छी इम्यूनिटी देंगे। और इसी पर हम लोगों के ये कैलकुलेशन बेस्ड हैं कि अगर हम लापरवाही ना करें, एक तो टीकाकरण को हमें देखिए 50% ने दोनों डोज ली है, 85% ने एक, यानी 35% लोग अभी, और वो संख्या करोड़ों में है पूरे देश में है, जिन्होंने अपनी सेकंड डोज पता नहीं किस कारण की वजह से नहीं ली है। तो मेरी आपके पॉपुलर प्रोग्राम के माध्यम से सब लोगों से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी प्लीज अपनी खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, अपनी देश की खातिर अपनी सेकंड डोज लें और ले करके अपने को सुरक्षित करें और हम सबको, बिकॉज एक भी बंदा अगर प्रोन है तो वो सबके लिए खतरा है। जैसे कहते हैं ना, नोबडी इज वैक्सीनेटेड
till everybody is vaccinated. तो बिल्कुल हम एक तरफ वैक्सीनेशन पे ध्यान दें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है, व्हाटएवर इम्यूनिटी प्लस वैक्सीन इम्यूनिटी, तो ये सारी चीजें मिला करके शायद हमें एक सीरियस थर्ड वेव से रोक पाएंगे। हो सकता है थर्ड वेव आए, लेकिन अगर वो माइल्ड इन्फेक्शन की वेव आए और चली जाए और कहर ना ढाए, तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें। टेस्टिंग टेक्निक्स में कुछ फेरबदल करने होंगे या पहले वाली आरटीपीसीआर टेस्ट और इस तरह की टेस्टिंग टेक्निक से काम आ जाएंगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो इसमें टेस्टिंग होती है आरटीपीसीआर, तो इसके लिए वही सेम रहेगा, आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन, क्योंकि मेन वायरस तो सब कुछ सेम है। एक एस प्रोटीन की बहुत बात हो रही है, जो वायरस के हम जो एरियाज जो चेक करते हैं, उसमें एक ई प्रोटीन होता है, एक एन होता है, एक आरपी-आरडी होता है। ये अलग अलग डोमेन्स हैं उसके जीन सीक्वेंस के, जिसके अगेंस्ट प्राइमर्स होते हैं, जो दवाएं या जो केमिकल्स इसकी प्रेजेंस को चेक करती है। तो उसमें एक एरिया है जिसको एस प्रोटीन या एस एरिया कहते हैं, जो स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड है। तो जहां पर ये एस भी चेक होता था, वो ये पाया गया साउथ अफ्रीका में, और डब्ल्यूएचओ ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ओमिक्रॉन में जो है एस ड्रॉप आउट हो जाता है। यानी अगर आप ई एन एस आरपीआरडी सबके लिए चेक करें, तो अगर बाकी पॉजिटिव आएंगे तो एस नेगेटिव आता है। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि एस का नेगेटिव होना उस कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट होने का एक सिग्नल हो सकता है, कि अगर एस ड्रॉप आउट है तो एस ड्रॉप आउट वाला जो स्ट्रेन है वो ओमिक्रॉन होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन में एस सेगमेंट स्पाइक प्रोटीन में 30 से ऊपर वेरिएशन है, उसी की वजह से उसमें ड्रॉप आउट हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर एस ड्रॉप आउट है तो उस सैंपल का जो जीन सीक्वेंसिंग है वो किया जाना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। तो आरटीपीसीआर तो सेम चलता रहेगा, लेकिन जो प्रोब्स हैं वो, अगर आपको एस प्रोटीन की एब्सेंस को डिटेक्ट करना है तो वो प्रोब्स यूज करनी है जिसमें एस प्रोटीन वाली प्रोब भी शामिल हो। अदरवाइज जहां तक सैंपल्स की जीन सीक्वेंसिंग का सवाल है, तो जीन सीक्वेंसिंग तो देखिए हर लैब में नहीं होती है। एक सीएसआईआर और बाकी इंस्टीट्यूशंस का एक नेशनल कंसोर्शियम है जो इंसाकॉग के नाम से जाना जाता है, और उसके तहत जो लेबोरेटरीज हैं, जिनका काफी बड़ा नंबर है अक्रॉस द कंट्री, उनमें आज की तारीख में जीन सीक्वेंसिंग हो रही है जी। और इस जीन सीक्वेंसिंग और इन टेस्टिंग से इस वायरस को पकड़ना आसान है, क्योंकि बीच में हम ऐसी खबरें भी सुन रहे थे कि वायरस को पहचान ही नहीं की जा रही है, बहुत सारी गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारा पैनिक था इसको लेकर भी। तो इन टेस्टिंग टेक्निक से ओमिक्रॉन को पहचाना जा सकता है आसानी से? जी। आरटीपीसीआर मेथड सेम रहेगा। अगर आपको इसको आरटीपीसीआर के लेवल पे ही पकड़ना है, तो आपको जो एस जीन है वो उसकी जो प्रोब है वो प्रोब भी यूज करनी पड़ेगी, ताकि आपको एस जीन ड्रॉप आउट का पता लगे। अगर एस जीन ड्रॉप आउट आया तो आपको शुबा होगा, ओ ये ओमाइक्रॉन हो सकता है। तो एक तो ये है, और बाकी फिर जब भी हमें इसको कैच करना है, तो जब तक कि और कोई स्पेसिफिक, अब देखिए डेल्टा भी तो हमें उसी से पता लगा था। जो आरटीपीसीआर हुआ है सेकेंड वेव के टाइम में, वो किसी आरटीपीसीआर ने ये नहीं कहा कि ये डेल्टा है, आरटीपीसीआर ने कहा कोरोना पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, उसके जीन सीक्वेंसिंग में उसको डेल्टा पाया गया। तो उसी तरह से आरटीपीसीआर हमें कहेगा कि ये कोविड पॉजिटिव, और जीन सीक्वेंसिंग उसे ओमाइक्रॉन या कौन सा वेरिएंट है ये बताएगी। जी। फाइनल क्वेश्चन, बच्चों के लिए कैसे देख रहे हैं आप? बच्चों ने अभी स्कूल जाना शुरू किया था, कुछ बड़ी क्लासेस खुली थी, छोटे बच्चे बहुत होपफुल थे कि भैया दीदी स्कूल जा रहे हैं, अब हमारे भी स्कूल खुलेंगे, जल्दी स्कूल जाने लगेंगे। और हम उन्हें ये कह के टाल रहे थे कि अगले सेशन से जाना है स्कूल, 2-3 महीने और अभी निकलने दो, ये वाला सेशन खत्म होने दो। बट अब इन खबरों के बाद फिर से एक बार मायूसी बच्चों के चेहरे पर, कैसे देख रहे हैं? क्या बच्चे स्कूल जा पाएंगे अगले साल? नेहा जी, देखिए अभी इसका क्लियर कट आंसर मैं नहीं दे सकता, इसलिए नहीं कि मुझे जवाब नहीं मालूम, बट मुझे लगता है अभी इसके बारे में कोई भी क्लियर कट अगर कोई भी व्यक्ति कहे कि ऐसा होने जा रहा है, तो शायद वो शॉट इन द डार्क मार रहा है। उसका कारण मैं बताता हूँ। नंबर 1, जो साउथ अफ्रीका से खबरें हैं उसमें उन्होंने इस वाले वेरिएंट में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले
थोड़ा सा ज्यादा रिपोर्ट किया है। शायद जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं उसमें 7% के करीब बच्चे हैं। दूसरा, बच्चे हमारा वो सेगमेंट है जो अभी भी विदाउट इम्यूनिटी है, बिकॉज उनको वैक्सीन नहीं लगी। अभी हमारे देश में सारी वैक्सीन 18 साल से ऊपर वालों को लगी है। और देखिए वैक्सीन का असर कितना होता है। फर्स्ट वेव में हमारे देश में सबसे ज्यादा कोरोना ने ढेर 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को और कोमॉर्बिडिटीज वालों को लगाया था। सेकेंड वेव में वही वायरस था, लेकिन सेकेंड वेव में वो सारा का सारा मंजर चेंज होके यंग पॉपुलेशन पे आ गया, क्योंकि हमारी 45 से ऊपर वाली काफी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड थी, वो पॉपुलेशन घर में थी, यंग पॉपुलेशन सड़कों पे थी, अनवैक्सीनेटेड अनप्रोटेक्टेड थी, और इस वजह से उनका एक्सपोजर हुआ और उसकी उनको कैजुअलिटीज भी उस ग्रुप में हुई। वही मंजर आज हमारे बच्चों के साथ है कि बच्चे अभी अनप्रोटेक्टेड हैं। हमें नहीं मालूम कि इस वायरस में, इस वेरिएंट में बच्चों के लिए प्रेडिलेक्शन है कि नहीं, लेकिन बच्चे अनप्रोटेक्टेड हैं। तो अनप्रोटेक्टेड स्टेट में कम से कम एक चीज तो हम कर सकते हैं कि उनका एक्सपोजर हम मिनिमम करें। और हालांकि ये बड़ा पेनफुल डिसीजन है कि बच्चों को फिर कुछ महीनों के लिए आप घर में रखें, लेकिन नेहा जी, अगर जान और स्कूल जाने के बीच की चॉइस करनी है तो चाहे वो कितनी भी पेनफुल चॉइस क्यों ना हो, जान को प्रेफरेंस दिया जाए, जान को प्रेफरेंस दिया जाए। आपने जैसा कहा कि हमारे देश में ऑब्वियसली हम 60+ पॉपुलेशन और कोमॉर्बिडिटीज को पहले प्रेफरेंस दी गई और उनको पहले वैक्सीनेट किया गया। बहुत सारे देश ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी यूथ पॉपुलेशन को पहले वैक्सीनेट किया। आप एज एन एक्सपर्ट किसको बेहतर मानते हैं, क्या तरीका ज्यादा सही लगता है? नहीं, 60+ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाना वो बिल्कुल साइंटिफिक था, क्योंकि उस समय उनके ही की और सारी एविडेंस देखिए जो आप अवेलेबल है, 60+ कोमॉर्बिडिटीज, यही ग्रुप है जिसने पहली वेव में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी सफर की है। सेकेंड वेव में यंगर ग्रुप ने 30s और 40s में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी सफर की है, क्योंकि वो ग्रुप सड़कों पे था, वो ग्रुप बाहर था, वो ग्रुप घूम रहा था, वो ग्रुप अनप्रोटेक्टेड था। लेकिन उसको पहली वेव की एक फॉल्स सिक्योरिटी थी कि नहीं नहीं नहीं, हम तो यंग लोग हैं, हमें नहीं होगा, ये तो ओल्ड लोगों को अफेक्ट करता है। तो वो फॉल्स सिक्योरिटी, अनप्रोटेक्टेड होना और थोड़ा सा केयरलेस होना, उसने इस ग्रुप में काफी हैवी इन्फेक्शन रेट किया। और आज की तारीख में हमारे बच्चे उसी ग्रुप में आ रहे हैं जो अनप्रोटेक्टेड है। तो अनप्रोटेक्टेड का तो हम अभी ओवरनाइट कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक्सपोजर ना होने दें, ये तो हमारे हाथ में है। तो आई थिंक अकलमंदी उनको घर में रखना। जी, कुछ और खास जो आप जोड़ना चाहेंगे इस सारी बातचीत में? मैं बस एंड में यही कहना चाहूंगा कि वो हर व्यक्ति जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, वो कृपया अपनी खातिर, अपने देश की खातिर, परिवार वालों की खातिर तुरंत जाके, मैं तो ये कहूंगा कि आप रोज 5 लोगों से चेक करिए, भैया तुमने वैक्सीनेशन दोनों डोज लिए कि नहीं, भैया तुमने लिए कि नहीं। और जो भी कोई व्यक्ति अगर ना करे, उसको पकड़ के, फोर्स करके, उसकी मिन्नतें करके उसको अगले दिन वैक्सीनेट कराइए। आई थिंक ये देश की सबसे बड़ी सेवा होगी, एक। और दूसरी कि जब तक इसके फाइनल क्लियरेंस के सिग्नल्स ना आ जाए, ये मास्क, और जब तक जरूरत ना हो घर से ज्यादा बाहर भीड़ भाड़ ना करना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये हमारे टाइम टेस्टेड मेजर्स हैं। बुरा जरूर लगेगा आपको, लेकिन जान की खातिर और सीवियर थर्ड वेव को अवॉइड करने की खातिर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया इसको करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारियां देने के लिए, उनको पूरी तरह से जागरूक करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।